हेलो बच्चों, देखिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। व्याकरण से हिंदी वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्णमाला वैसे तो हम वर्णमाला जो है नर्सरी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये जो बेस है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है जो कि उच्च लेवल का है। आप इसको देखिए, ज़रूर ही बहुत उपयोगी होगा हर एग्ज़ाम के लिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं लगभग एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। वर्णमाला से, वर्णमाला जैसे नाम से ही पता है, वर्णमाला वर्णों का समूह, वर्णों का समूह। देखिए वर्ण या अक्षर, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को हम लोग अक्षर कहते हैं, इंग्लिश में लेटर कहा जाता है। तो वर्ण होता क्या है? तो वर्ण जो है वह ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किया सकते हैं, जिसको टुकड़ा नहीं किया सकता है। यानी कि हम कहेंगे कि वर्ण से क्या बनता है? वर्ण से ही बनता है शब्द, वर्णों के संयोग से शब्द बनता है। देखिएगा, सार्थक वर्णों के संयोग से शब्द बनता है, शब्द का निर्माण होता है। शब्द के जो है कि निर्माण से शब्द या पद भी इसको कहते हैं, पद का निर्माण होता है। और पद से जो है क्या बनता है? पदबंध बनता है। क्या बनता है? पदबंध, या कहिएगा कि वाक्य बनता है। क्या बनता है? उपवाक्य। इससे उपवाक्य बनता है, पदबंध से बनता है उपवाक्य, और उपवाक्य से तब बनता है क्या? वाक्य। उपवाक्य में छोटे छोटे वाक्य जो होते हैं, ये संपूर्ण एक पूर्ण वाक्य होता है, और इसी वाक्य को मिल करके एक जो है पूरा पैरा बन जाता है। और कोई भी निबंध या कथा कहानी जो भी लिखा जाता है, देखेंगे आप लोग। तो कुल मिला के सार्थक अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, सार्थक शब्दों के मेल से पदबंध, शब्दबंध, या सार्थक जो है कि पदबंध से उपवाक्य, और सार्थक उपवाक्य से वाक्य। या सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य, इस तरह भी कहा जाता है। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्णमाला शब्द को समझते हैं। तो जिस प्रकार से एक माला बनाने के लिए बहुत सारे जो है कि मोतियों की दाना आप लेते हैं और एक धागे में पिरो देते हैं। धागे में पिरोने के बाद से वो तैयार होता है, उसको कहते हैं हम लोग हार है या माला है, जो भी कह लेते हैं। उसी प्रकार से बहुत से अक्षरों को लेकर के एक सुसंगठित तरीके से एक जगह पर रखा गया है, जिसको कहते हैं वर्णमाला। यानी वो कहते हैं मोतियों की माला, तो यहाँ पर हम कहेंगे वर्णों की माला। क्या कहेंगे? वर्णों की माला, यानी वर्णमाला। तो अक्षरमाला, वर्णमाला, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं इसको। हिंदी में कुल वर्णमाला की संख्या 52 होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए वर्गीय होती है 25, स्वर होता है 11, अयोगवाह होते हैं 2, अंतस्थ होता है 4, उष्म होते हैं 4, संयुक्त होते हैं 4। टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 52। इसके बाद हम समझते हैं, देखिए सबसे पहले स्वर को समझ लेते हैं, फिर व्यंजन, और फिर व्यंजन में जो है कि वर्गीय यानी स्पर्श व्यंजन इसको कहते हैं, वर्गीय को। और उसके बाद से पहले हम समझते हैं स्वर को, और फिर अयोगवाह को, और फिर स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ, फिर उष्म, फिर संयुक्त। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको? स्वर को। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं। स्वर जो है हिंदी में स्वर की बात करिएगा तो मूल रूप से स्वर 11 होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। कौन कौन होते हैं? तो इसको आप लिख लीजिए। मात्रा के आधार पर जो है कि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। स्वर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, मात्रा के आधार पर बांटा गया। पहला ह्रस्व स्वर, पहले क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। दूसरे को कहते हैं हम दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। देखिएगा, ह्रस्व मतलब होता है छोटा स्वर, लघु या छोटा, ह्रस्व का अर्थ होता है। और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। बिना किसी वर्ण की सहायता के जो जिसका उच्चारण किया जा सकता है उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। स्वर को मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, मात्रा के बेस पे। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में होता है कम समय लगता है, कम समय में बोला जाता है, कम समय में। और इसमें इसके 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर के 2 गुने समय में इसका उच्चारण होता है। 2 गुने समय में इसका उच्चारण होता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन लेटर आते हैं? तो अ है, छोटी ई है, फिर छोटा ऊ है, और री है। क्या है? री है। अयूरी 4 लेटर है। कितने लेटर हैं?
4 लेटर जो होते हैं वह आते हैं किसमें, ह्रस्व स्वर में, 4 लेटर। और जो बच गए आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए और ऐ और उ और और औ, ये जो है हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएंगे क्या, दीर्घ स्वर। और 7 और 4 मिलके कितने हो गए, 11। 7 धन 4 बराबर 11, ठीक है ना। तो कुल हो गए स्वर की संख्या 11। ह्रस्व स्वर हो गए 4, अई उरी, अ ई उरी, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये हो गए कितने, 7। तो अब आपको समझना इसमें यह है कि इसके उच्चारण स्थान, इसके उच्चारण स्थान किसके उच्चारण में क्या होते हैं। देखिए तो 2 अयोगवाह होता है, अयोगवाह, अयोगवाह होते हैं कितने, 2। कौन कौन से, उसको भी समझ लीजिए। 2 अयोगवाह होता है, इसको एक को कहते हैं क्या, अनुस्वार, अनुस्वार, और एक को कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। तो अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार होता है कितने, एक, जैसे अंग, उसको हम अंग पढ़ते हैं, अंग। जैसे लिखना है कंकाल, तो लिखते हैं कंकाल, अंक मात्रा लगाते हैं तो वो अनुस्वार है। और विसर्ग होता है अह की मात्रा लगाते हैं, विसर्ग होता है। जैसे लिखते हैं अतः, स्वतः, प्रातः आदि, जो हम लिखते हैं वह होता है विसर्ग वाले शब्द। तो ये विसर्ग हो गया, ये अनुस्वार हो गया। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा जो है, एक चंद्रबिंदी वाले होते हैं, चंद्रबिंदी वाले, अनुनासिक, क्या बोलते हैं इसको, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण होते हैं जो चंद्रबिंदी वाले होते हैं। एक अर्धचंद्र वाले भी होते हैं, अर्धचंद्र। ये जो है कि जैसे कि जो आगत शब्द हैं, विदेशी शब्द कह लीजिए, विदेशी शब्दों, जो बहुत सारे विदेशी शब्द हैं उसमें जो है कि अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमको लिखना हो, हमें लिखना हो जैसे कोई शब्द एक ऐसा आए, अर्धचंद्र, अर्धचंद्र वाला। देखिए अनुनासिक वाले जो वर्ड होते हैं, अनुनासिक वाले, जैसे गेहूँ लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, गेहूँ। हमने लिखा चंद्र बिंदु वाला वर्ड हो गया गेहूँ। और जो अर्धचंद्र वाले होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, विदेशी शब्द में जैसे कोई शब्द आ गया विदेशी शब्द में, छोड़िए उसको, विदेशी शब्द को, इधर आइए। इसमें इसके बाद हम समझ लेते हैं कि स्वर जो हैं, स्वर अ, यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिएगा, अ ई उ री, और इसका होता है आ, ये बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ए और ऐ और उ, और होता है औ। तो उच्चारण इसका स्थान किसका कहाँ कहाँ होता है, तब देखिएगा। तो पहला होता है कंठ, दूसरा तालव्य, फिर ओष्ठ, फिर मूर्धन्य। तो देखिए ये दोनों हो जाता है क्या, कंठ, ये दोनों होता है कंठ, ये दोनों क्या होता है
तालव्य, कंठ तालव्य। और ये हो जाता है ओष्ठ, क्या होता है? ओष्ठ। ये ओष्ठ है, ये दोनों ओष्ठ। अब फिर से देखिएगा तो मूर्धन्य हो जाता है केवल री। री होता है क्या? मूर्धन्य। ये मूर्धा है। और ये दोनों ऊ और ऊ ओष्ठ। तालव्य होता है ई और ई, कंठ होता है अ और आ। इसके अलावा ए और अ है और उ और औ है। तो ए और अ क्या हो जाता है? ये हो जाता है कंठ तालव्य। ए और अ होता है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और ये हो जाता है कंठोष्ठ। क्या हो जाता है? ओ और वो हो जाता है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ये कंठ और तालु मिलकर के ये बनता है ए और अ। तो कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु। और ये कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। तो इसको कंठोष्ठ कहते हैं। और ये कंठ प्लस तालु मिलकर बनता है तो कंठ तालव्य कहते हैं। ध्यान दीजिए कैसे बनता है। जैसे कि अगर ए और अ है, ए और अ, तो ए बनता है कौन सा मिल करके? ए बन गया कौन सा मिल करके? ओ में और आ में, ओ में और आ में ई और ई जोड़ा जाए, ई और ई जोड़ा जाए। ओ या आ में ई और बड़ी ई जोड़ दें तो बन जाता है क्या? ए। क्या बन जाता है? ए। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो है कंठ और तालु मिलकर के क्या बना? कंठ तालव्य। कंठ और ओष्ठ मिलकर बना कंठोष्ठ। तो यहाँ पे जो है ए है, यह कंठ और तालव्य है, कंठ तालव्य है। तो ये जो उच्चारण स्थान है ओ आ, आप यहाँ से देखिए ओ और आ क्या है? कंठ से उच्चारित हो रहा है कि नहीं है? और ई किससे उच्चारित हो रहा है? तालव्य, तालु से, तालव्य, तालव्य, कंठ। तो कंठ प्लस तालु मिलकर क्या बन गया? कंठ तालव्य। ये दोनों वही है, ओ और आ और ए क्या है? इसमें जब मिलता है तो हो जाता है क्या? केवल कंठ तालव्य हो जाता है। क्या होता है? कंठ तालव्य हो जाता है, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य हो जाता है। इस तरह से मिलने के बाद से कंठ प्लस तालु जब मिलता है तो क्या होता है? ए और अ होता है, ए और अ होता है। कंठ और तालु मिलकर होता है ए और ए। और इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर तो कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ मिला, ओ और आ मिला उ और ऊ से, तो ये ओष्ठ है, ये कंठ है, तो मिल गया क्या? कंठोष्ठ बन गया। देखिए कंठ और ओष्ठ मिला तो कंठोष्ठ हो गया। तो कंठ और तालव्य कंठ तालव्य, कंठ और ओष्ठ मिलकर कंठोष्ठ हो गया। तो इस प्रकार से ओ और ओ को कहेंगे कंठोष्ठ। कंठ और ओठ दोनों का इसमें उपयोग होता है। और इसमें ए और अ में कंठ और तालु दोनों का उपयोग होता है तो कंठ तालव्य हो गया। इसके बाद हम समझ लेते हैं स्वर कितने प्रकार के हो सकते हैं। स्वर देखेंगे, स्वरों के जो मुख्य प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो है ये देखिएगा तो ये जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पे, जिह्वा कितना उठ रहा है उसके आधार पे जो है कि लिया गया है। तो अग्र स्वर इसको कहा जाता है। जिह्वा का यदि अग्र भाग उठ रहा है तो अग्र स्वर ई, बड़ी ई ए ऐ, अग्र स्वर। मध्य जब भाग उठता है तो ओ, और जब पश्च भाग उठता है तो आ उ ओ औ। पश्च स्वर होता है जब पिछला भाग, पश्च माने पिछला, मध्य माने बीच में, अग्र माने अगला। तो जब पिछला भाग जब उठता है तो होता है आ उ ओ औ। ये हो गया जिह्वा के उत्थान के आधार पे, जिह्वा के उत्थान के उठने के आधार पे जो है कि इस 3 भाग में बांट दिया गया है। और ये देखेंगे तो जो पेशियों का जो खिंचाव होता है वो पेशियों के खिंचाव के आधार पे, तनाव के आधार पे जो है कि 2 भागों में बांटा गया है, शिथिल और कठोर। शिथिल और कठोर, पहला शिथिल है, दूसरा कठोर है। अ ई उ
ये जो है शिथिल है। कठोर क्या है? आ, ई, उ, ये कठोर है। फिर देखिए समृत। समृत में क्या होता है? जिसके उच्चारण में कम मुख खुलता है, कम मुख खुलेगा तो समृत हो गया बोलते समय। जैसे ई, उ, इसके आधा जब मुख खुलेगा तो अर्ध समृत, मतलब समृत के आधा मुख खुले तो ए, ओ, अर्ध समृत। अब विवृत ज़्यादा मुख खुले जब उच्चारण समय तो विवृत होता है आ, तो विवृत हो गया आ, ठीक ना। तो ये विवृत हो गया, ज़्यादा मुख खुल रहा है। इसके आधा अगर जब मुख खुल रहा है तो ऐ और औ, अर्ध विवृत हो गया, अर्ध विवृत। इसको याद रखेंगे। द्वित्व होता है जिसमें जो है कि जैसे कि डबल अक्षर एक साथ प्रयोग में आता है, जैसे कि उत्तर, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि हम लिखते हैं कुत्ता। डबल अक्षर जब आता है, दो अक्षर एक साथ प्रयोग में लिया जाता है, उसको हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। द्वित्व या संयुक्त व्यंजन भी उसको बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन या द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत भी आता है, या उसको द्वित्व भी कहा जाता है, युग्मक भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यंजनों को, व्यंजन और उसका वर्गीकरण। व्यंजन को समझेंगे तो व्यंजन का उच्चारण करने में 2 गुना समय लगता है, स्वर से 2 गुना समय लगता है, और स्वर की सहायता से बोला जाता है। स्वर की सहायता से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को 5 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं व्यंजन? पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, और चौथा है द्विगुण व्यंजन, 5वां संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन। देखिए, जब व्यंजनों की जब बात करते हैं हम लोग, हिंदी वर्णमाला के जब व्यंजनों की हम बात करते हैं तो व्यंजन मूल रूप से तो 33 होते हैं, 33 होते हैं व्यंजन, लेकिन 2 जो है द्विगुण व्यंजन आ जाता है इसमें। 2 व्यंजन क्या आता है? ड और ढ होता है द्विगुण व्यंजन। ये जो है अब देखेंगे तो ट वर्ग में है ट वर्ग में है ड और ढ, ट वर्ग में है ड और ढ। इसी का एक बिंदु लगा दिया जाता है ड के नीचे और ढ के नीचे भी, तो ढ हो जाता है और ये ड हो जाता है, तो इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं या उत्क्षिप्त भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं इसको, और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, उत्क्षिप्त भी कहते हैं। तो 33 प्लस 2, 33 में प्लस 2 करिएगा, 33 प्लस 2 तो हो गया 35। 33 में 2 जोड़ी तो हो गया 35 व्यंजन। और 4 हो जाता है संयुक्त व्यंजन। अभी हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे 4 हो जाता है क्या? संयुक्त व्यंजन। तो ये कुल मिलाकर हो जाता है कितना? 33 2 35, 35 4 39, 39। ये 39 व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में कुल 39 होते हैं। आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं एक तरफ से। जो है सबसे पहला होता है जो व्यंजन है। व्यंजन के अगर भेद देखिएगा तो व्यंजन कितने भेद हो सकते हैं? तो पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। पहला भेद क्या है? पहला जो प्रकार है व्यंजन का वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन पहला है। नाम से ही पता चला कि स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है? छू रहा है कहीं ना कहीं। तो ये इसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इसमें 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सूत्र इसका याद करने का है कचट तप। क चट त प सभी वर्गों के प्रथम अक्षर को अब ले लीजिएगा, प्रथमाक्षर को, तो उसी से हम पढ़ते हैं कचट तप। तो ये कचट तप हो गया प्रथम वर्ण। सभी वर्गों के प्रथम वर्ण का अगर सूत्र याद करना है तो कचट तप याद कर लेंगे। इसका अगर हम उच्चारण स्थान की बात करेंगे, इसके तो याद करते हैं हम लोग KTMD, KTM 2। तो K से कंठ, T से तालव्य, M से मूर्धन्य, D से दंत, O से ओष्ठ। कंठ, T से तालव्य, M से मूर्धन्य और D से दंत और O से ओष्ठ हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण स्थान हम समझ लेते हैं कि क वर्ग के 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है।
इसका उच्चारण होता है कंठ से, इसलिए इसको कहते हैं कंठ वर्ण। दूसरा जो है च वर्ग है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालव्य। तालव्य में होता है तालु, जब जिह्वा जो है उठ करके इसका उच्चारण करते समय जिह्वा उठ करके जाके क्या करता है, तालु से जब छूता है ऊपर की ओर तो उसको बोलते हैं तालव्य। जैसे देखिए च, छ, ज, झ उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा है ट वर्ग। ट वर्ग में होता है मूर्धन्य। ट वर्ग को कहते हैं मूर्धन्य। मूर्धा से जो आवाज़ आता है, मूर्धा मीन्स जब जिह्वा क्या करता है आगे निकल करके और उसका जो अग्रभाग है वो मुड़ जाता है। तो जिह्वा जब आगे निकल करके उसका अग्रभाग मुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य। इसमें आता है 5 वर्ड। ट वर्ग जो है कि ट वर्ग के 5 वर्ड इसमें आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ड। इसके बाद से हम बात करते हैं त वर्ग की, तो त वर्ग है दंत्य। दंत में क्या होता है कि इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो दांत आपस में टकराते हैं, देखिए दांत आपस में छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो इसको हम कहते हैं दंत्य वर्ण। तो जैसे त, थ, द, ध, न दंत्य वर्ण हो गए। इसके बाद आता है ओष्ठ्य। ओठ जब आपस में जब स्पर्श करता है तो उसको हम बोलते हैं ओष्ठ्य वर्ण। इसमें प वर्ग के 5 वर्ण आते हैं, प वर्ग के 5 वर्ण प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ्य हो गए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो सभी वर्गों के उच्चारण स्थान आपने यहाँ से देख लिया, कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ्य है। इसके अलावा इसमें अल्प प्राण और महाप्राण भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण जो है अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। तो आप देखिएगा, तो प्रथम अक्षर है, ये द्वितीय अक्षर है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है और ये पंचम। इसमें पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्प प्राण है। सबसे पहले आप समझिए प्राण मतलब क्या होता है। प्राण का अर्थ होता है वायु। प्राण में क्या होता है? वायु अर्थात हवा। अल्प ऐसी के 2 भाग है, अल्प प्राण एक है, एक क्या है? अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण। दूसरा है महाप्राण। अल्प माने होता है थोड़ा या कम, महा माने होता है ज़्यादा। महा में होता है ज़्यादा, अल्प में होता है कम, प्राण में हो गया वायु, हवा। यानी कि जब कम हवा निकलता है मुख से, जिस वर्ण के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलता है उसे हम कहते हैं अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ज़्यादा हवा निकलता है उसे हम कहते हैं महाप्राण। उसे क्या कहते हैं? महाप्राण। देखेंगे तो इस प्रकार से हम समझेंगे। तो ये पहला जो है पंक्ति है, पहला पंक्ति ये अल्प प्राण है। पहला क्या है? अल्प प्राण। पहला है अल्प प्राण। और तीसरा भी कौन सा है? तो पहला, यहाँ देखिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है और दूसरा और चौथा महाप्राण है। दूसरा और चौथा महाप्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण हो गए। देखेंगे इसके बाद जो आता है अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व। तो अंतःस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होता है। अंतःस्थ व्यंजन जो होता है अल्प प्राण होता है। और महाप्राण में आता है ऊष्म व्यंजन, स, ख, श, ह, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। सभी अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व अल्प प्राण होते हैं और सभी जो है कि ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं और संघर्षी होते हैं, संघर्षी भी होते हैं, याद रखिएगा। अघोष की हम बात करते हैं और सघोष की बात करते हैं। तो अघोष देखिएगा, प्रथम और द्वितीय अक्षर, सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर क्या होते हैं? अघोष होते हैं। क्या होते हैं? तो सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर अघोष होते हैं। अघोष, अघोष प्रथम और द्वितीय अक्षर अघोष हो गए। और बाकी तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर,
तृतीय चतुर्थ और पंचम अक्षर जो होते हैं यह होते हैं सघोष। यह क्या होते हैं? सघोष। अघोष हो गया प्रथम और द्वितीय अक्षर, सघोष हो गया तृतीय चतुर्थ और पंचम अक्षर। इसके अलावा देखेंगे ना तो स ख स भी आता है अघोष में, ह भी होता है सघोष, य र ल भी सघोष, और अयुग्वा भी, और अंग और अयुग्वा में अंग और अ भी क्या होंगे? सघोष होंगे। और सभी स्वर जो होंगे वो भी क्या होंगे? सघोष होंगे। तो इस प्रकार से हम समझ लिए सघोष, अघोष, अघोष और सघोष। अघोष हो गया प्रथम और द्वितीय अक्षर, सभी वर्ग के, पांचों वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर। और स ख स ये तीनों स जो है तालव्य मूर्धन्य दंत, और स जो है तालव्य मूर्धन्य और दंत, TMD, तालव्य मूर्धन्य दंत स, इसको तालव्य स बोलते हैं, इसको मूर्धन्य स, इसको दंत स बोलते हैं। ह को काकल्य भी बोलते हैं, ह को काकल्य वर्ण बोलते हैं, याद रखेंगे। ह को क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण। य और व को बोलते हैं अर्ध स्वर। र को क्या बोलते हैं? लुंठित। और ल को बोलते हैं पाशर्विक। क्या बोलते हैं? पाशर्विक। तो ल हो गया पाशर्विक व्यंजन, और र हो गया लुंठित या प्रकंपित। लुंठित भी बोलेंगे या प्रकंपित भी बोलेंगे, प्रकंपित। तो ल को, र को प्रकंपित बोलते हैं, य और व को अर्ध स्वर बोलते हैं, र को लुंठित बोलते हैं, ल को पाशर्विक बोलते हैं, ह को काकल्य व्यंजन बोलते हैं। ह को क्या बोलते हैं? काकल्य व्यंजन। से वर्ष में नल रस, वर्ष में आता है नल रस, नल रस आता है। नल रस को कहते हैं वर्ष व्यंजन। क्या कहते हैं? वर्ष व्यंजन। स्पर्श संघर्षी कहते हैं, स्पर्श संघर्षी। च छ ज और झ को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। सौ ख सौ को क्या कहेंगे? संघर्षी कहेंगे। सौ ख सौ को संघर्षी, मतलब से घर्षण होता है इसका आवाज़ निकलने से, इस गर्म हवा निकलता है, इसलिए इसको क्या कहते थे? इसको हम लोग ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। और य और ल को आपको पता ही है, य और ल क्या कहलाता है? तो य और ल सभी अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहलाता है य और ल। और ये प्रकंपित हो गया, ये अर्धस्वर हो गया। अर्धस्वर कहते हैं किसको? य और व को। और र को कहते हैं लुंठित या प्रकंपित, और ल को कहते हैं पाशर्विक। स्पर्श संघर्षी हो गया च छ ज झ, संघर्षी हो गया स ख स ह। इसके अलावा उत्क्षिप्त आपको मैंने पहले ही बता दिया था, द्विगुण और उत्क्षिप्त जो है कहते हैं ढ और ढ को। और बाकी जो है देखेंगे तो ये पंचम अक्षर, सभी वर्ग के पंचम अक्षर को हम लोग कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। पांचवें अक्षर को अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण जो है कि नाक से होता है। इसका उच्चारण किससे होता है? नाक से होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नाक उच्चारण होने के कारण इसको अनुनासिक कहा जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ लिए। इसके अलावा हम देखेंगे इसके अलावा हम देखेंगे हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पे क को क्या कहा था हमने? अल्प प्राण क। और जब ख बोलते थे ख, हमने बोला उच्चारण के आधार पे अगर देखेंगे हम लोग तो हमने अल्प प्राण महाप्राण कहा वायु निकलने के आधार पे। तो हमने कहा क्या? अल्प प्राण, तो क अल्प थोड़ा सा हवा निकला, ख ज़्यादा निकला, ग थोड़ा सा, ग ज़्यादा, फिर अंग कम। तो कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम, तो अल्प है, फिर महा है, फिर अल्प है,
फिर महा है और फिर अल्प है। तो ये 5 हो गया अनुनासिक। अब देखेंगे ये पूरा ये 5 वर्ग है, तो इसको वर्गीय कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसको 5, एक में 5 है, क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में, त वर्ग में 5, सभी में 5 है, तो 25 हो जाएंगे वर्गीय व्यंजन। वर्गीय कितने हो गए? 25। द्विगुण है 2, द्विगुण या उच्छिप्त कह लीजिए, कितने हैं? 2 हैं। वर्गीय हो गए 25 और काकल्य हो गया 1, वो वर्गीय में ही आता है काकल्य भी। स्वर हो गए कितने? स्वर हो गए 11। अयोगवा हो गए 2, अयोगवा कितने हो गए? 2। और संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? अंतस्थ, अंतस्थ हो गए, अंतस्थ हो गया 4, उष्म हो गया कितना? 4, और अंतस्थ हो गया, उष्म हो गया, अयोगवा हो गया। और बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। किसकी? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो ये भी होते हैं 4। ये भी कितने होते हैं? 4। तो वर्गीय हो गया, उच्छिप्त हो गया, अंतस्थ हो गया, उष्म हो गया, संयुक्त हो गया, स्वर हो गया, अयोगवा हो गया। तो देखिए ये कुल मिला कितने हो गए? 25, अब 4 3 12, 2 14, 14 1 15, 25 5 30 10 40, 40 10 50, और 2 लीटर ये हो गए ड और ढ, ये मिलके हो गए कितने? 52, 52। तो हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52। इससे हम आप पता लगा सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52 होते हैं। तो आइए संयुक्त व्यंजन को हम देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन में आपका है, संयुक्त व्यंजन में है छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसमें छ मिलकर बना है किससे? क और स से। क और स से मिलकर बना है छ। और त्र किससे मिलकर बना है? त और र से। त और र से मिलकर बन गया त्र। और ज्ञ कैसे बन गया? ज और इ मिलकर बन गया ज्ञ। और स्र कैसे मिलकर बन गया? स और र से मिलकर बन गया क्या? स्र। तो इस प्रकार से जो है कि देखेंगे तो संयुक्त व्यंजन भी आप यहाँ से समझ लेंगे कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से व्यंजन वर्णों के मेल से क्या किया है, क्या बना है संयुक्त व्यंजन। तो क और स जो है मिल करके बना है छत्री वाला छ, और त और र मिलकर बना है त्र, और ज और य मिलकर बना है ज्ञ, और स और र मिलकर बना है स्र। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।